Good morning, students of class 8th. I am going to teach you Social Science History Chapter 2, India under Colonial Rule. In this chapter, we will learning some objectives like this. Number 1, English, Dutch and French East Indian Company. अंग्रेजी डच और फ्रांच पूर्वी भारतीय कंपनी. नंबर 2, कन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल के नवाब के साथ संघर्ष. नंबर 3, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार. Then now I am starting this chapter. India's trade relations with Europe can be traced back to very early times. यूरोप के साथ भारत के व्यापार संबंधों का पता लगाया जा सकता है. You have read about the discovery of sea routes and the formations of European trading companies. आपने समुद्री मार्गों की खोज और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के गठन के बारे में पढ़ा है. India and many other parts of Asia became the trading centers for these companies. भारत और एशिया के कई अन्य हिस्से इन कंपनियों के व्यापारिक केंद्र बन गए. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हम ऐसा ही कह सकते हैं अंग्रेजी पूर्वी भारतीय कंपनी. द इंग्लिश ईस्ट India Company was started by a small group of merchants for the purpose of merchandise who received permissions from Queen Elizabeth I in 1600 to carry on trade with the East. ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों के एक छोटे समूह द्वारा शुरू की गई थी जिन्होंने पूर्व में व्यापार करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से 1600 में अनुमति प्राप्त की. द इंग्लिश परसुएडेड द मुगल एम्परर. औरंगजेब. अंग्रेजों ने औरंगजेब को राजी कर लिया मुगल बादशाह टू इश्यूड ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फीस इन बंगाल. फरमान को मुक्त में व्यापार करने के लिए कंपनी को फरमान जारी करने के लिए कहा गया. इन 1612 द कंपनी इस्टेब्लाइज इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत. 1612 में कंपनी ने सूरत में भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया. सिमिलर अदर फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लाइज एट मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई. इसी तरह के अन्य कारखाने मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई में स्थापित किए गए. डच ईस्ट इंडिया कंपनी. डच पूर्वी भारतीय कंपनी. द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 1602 विद परमिशंस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट. डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उनकी सरकार की अनुमति से 1602 में की गई थी. They established their settlements in कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव. उन्होंने कोचीन, गोवा, दमन और दीव में अपनी बस्तियां स्थापित की. However, they were more interested in the Indonesian islands despite having a flourishing trade in India. हालांकि वे भारत में फलते फूलते व्यापार के बावजूद इंडोनेशियाई द्वीपों में से अधिक रुचि रखते थे. आफ्टर इंटरमीडिएट वार्स एंड एग्रीमेंट्स विद द ब्रिटिश. रुक रुक कर युद्ध और अंग्रेज़ों के साथ एक समझौते के बाद दे गेव अप मोस्ट ऑफ द देयर क्लेम्स ऑन इंडिया एंड कंस्ट्रक्टेड मोर ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड्स. उन्होंने भारत पर अपने अधिकांश दावे छोड़ दिए और इंडोनेशियाई द्वीपों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स फ्रेंच पूर्वी भारतीय कंपनी. द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी वाज फॉर्म्ड
इन 1664 फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी का गठन 1664 में किया गया था। इट इस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्रीज एट चंदेर, चंद्रनागौर, यमन, कैराइगल एंड अदर प्लेसेस। इसने अपने कारखाने चंदनागौर, यमन, कराईकल और अन्य स्थानों पर स्थापित किए। Unlike the English East India Company, French company was largely controlled by the French government and was heavily dependent on it for financial and military supports. इसके विपरीत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी काफ़ी हद तक फ्रेंच सरकार द्वारा नियंत्रित थी और वित्तीय और सैन्य सहायता के लिए उस पर अधिक निर्भर थी। ट्रेड रिवलरी मीन्स व्यापार प्रतिद्वंदिता। देयर वर सेवरल ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस एंड डेनमार्क competing for Indian goods. पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और डेनमार्क की कई व्यापारिक कंपनियां भारतीय वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। This led to intense rivalry among them. इससे उनके बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता हुई। The motive of all these companies was to earn the maximum profit by buying goods at low prices in India and selling them at very high prices in Europe. इन कंपनियों या फिर इन सभी कंपनियों का मकसद भारत में कम कीमतों पर सामान खरीदकर और उन्हें यूरोप में अधिक कीमतों पर बेचकर अधिकतम लाभ अर्जित करना था। The companies which were set up by individuals stood on no change against those that had the supports of their respective government. व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई कंपनियों को उन लोगों के खिलाफ कोई मौका नहीं मिला जिनके पास उनकी संबंधित सरकारों का समर्थन था। These big companies built up their own armies and did not hesitate in using force to achieve their goals. इन बड़ी कंपनियों ने अपनी सेनाओं का निर्माण किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं किया। In course of time, the Portuguese, the Dutch and the Danes were ousted from the trade in India, with only the English and French remaining as key players and dominating trade between India and Europe. समय के साथ पुर्तगाली, डच और दोनों को व्यापार भारत से बाहर कर दिया गया था। केवल अंग्रेजी और फ्रांसीसी प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में शेष थे और भारत और यूरोप के बीच व्यापार पर हावी होने लग गया। कर्नाटक वार्स। The presence of two traditional rivals and a clash of trade interests between the two lead to a series of wars. दो पारंपरिक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति और दोनों के बीच व्यापार हितों का टकराव के कारण युद्धों की एक श्रृंखला हुई। These wars are known as the Carnatic Wars. इन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता था। This Anglo-French conflict in India lasted more nearly 20 years and led to the establishment of British power in India. भारत में यह एंग्लो फ्रेंच संघर्ष लगभग 20 वर्षों तक चला और भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। फर्स्ट कार्नेटिक वार्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध। As war broke out in Europe, it spilled over into India. जैसे ही यूरोप में युद्ध छिड़ गया यह भारत में फैल गया
The British settlement of Madras, which was in the province of Carnatic, was captured by the French. मद्रास की ब्रिटिश बस्ती जो कर्नाटक प्रांत में थी पर फ्रांसीसी ने कब्जा कर लिया. The British in turn attacked Pondicherry as the war ended in Europe. Madras and was restored to the British. बदले में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर हमला किया. जैसे ही यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, मद्रास और अंग्रेज़ों को बहाल कर दिया गया. सेकेंड कार्नेटिक वार, द्वितीय कर्नाटक युद्ध. When a peace treaty was signed in 1748 in यूरोप, जब यूरोप में 1748 में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. Then and the British trading companies, but this peace lasted only for a short time. तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों के बीच भी शांति बनी रही, लेकिन यह शांति थोड़े समय के लिए ही चली. द नवाब ऑफ कर्नाटक वाज किल्ड बाय द फ्रेंच. कर्नाटक के नवाब को फ्रांसीसी ने मार डाला. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू डाइड एट द सेम टाइम. हैदराबाद के निज़ाम का भी उसी समय निधन हो गया. नाउ बोथ आर ब्रिटिश एंड फ्रेंच वांटेड टू wield influence in these two states, so they wished to place their favorite on the thrones. अब ब्रिटिश और फ्रांसीसी इन दोनों राज्यों में अपना प्रभाव कम करना चाहते थे, इसीलिए वे अपने पसंदीदा को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे. द फ्रेंच सपोर्टेड चंद्र साहेब इन कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद. फ्रेंच ने हैदराबाद में कर्नाटक और मुजफ्फर जंग में चंदा साहब का समर्थन किया. बट द ब्रिटिश सपोर्टेड राइवल कैंडिडेट्स मोहम्मद अली एंड नज़ीर जंग रेस्पेक्टिवली. लेकिन ब्रिटिशों ने क्रमशः प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों मोहम्मद अली और नासिर जंग का समर्थन किया. वैन चंद साहेब became the Nawab of Carnatic, Robert Clive, a young clerk in the East India Company, volunteered his services and persuaded his commander to pursue a bold plan which led to the Second Carnatic War. जब चंदा साहेब कर्नाटक के नवाब बने तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक युवा क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने उनकी सेवाओं को स्वेच्छा से निभाया और अपने कमांडर को एक साहसिक योजना बनाने के लिए राजी किया, जिसके कारण दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ. ही मार्च टू आर्कोट द कैपिटल ऑफ कर्नाटक एंड बेसिक्ड इट. उन्होंने आर्कोट कर्नाटक की राजधानी है तक मार्च किया और इसे घेर लिया. लेटर चंद साहिब वॉज किल्ड एंड मोहम्मद अली वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन. बाद में चंदा साहिब को मार दिया गया और मोहम्मद अली को सिंहासन पर बिठाया गया. Duplessis, the Governor General of French power in India, had to accept defeat. He was called back to France. भारत में फ्रांसीसी सत्ता के गवर्नर जनरल को हार का सामना करना पड़ा. उसे फ्रांस वापस बुलाया गया. थर्ड कार्नाटिक वार, तीसरा कर्नाटक युद्ध. पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वाज हाउएवर टेम्पररी. ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच शांति का माहौल हालांकि अस्थायी था. अनदर वार ब्रोक आउट इन 1756. 1756 में एक और युद्ध छिड़ गया. इन दिस वार द फ्रेंच फोर्सेस लीड बाय काउंट डी लारी वर डिसीवली डिफीटेड. इस युद्ध में काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना का निर्णायक रूप से हार गई. ए पीस ट्रीटी वाज साइंड इन 1763. 1763 में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए.
The French factories could now serve only as centers of trade. फ्रांसीसी कारखाने अब केवल व्यापार के केंद्र के रूप में काम कर सकते थे। The French ceased to be a strong political force in India, which paved the way for the British to become masters of India. फ्रांसीसी भारत में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन गए, जिसने अंग्रेजों को भारत का स्वामी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश पावर का या ब्रिटिश शक्ति का उदय। Bengal was formerly a part of Mughal Empire, but the Nawabs of Bengal had made it practically independent. बंगाल औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन बंगाल के नवाबों ने इसे स्वतंत्र रूप से अभ्यास में कर दिया था। The British and the French both had their settlements in Bengal and were keen to increase their trade there. ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों बंगाल में अपनी बस्तियां के साथ थे और वहां अपना व्यापार बढ़ाने के इच्छुक थे। The British Company secured a फरमान from Aurangzeb which granted the company the right to trade duty free. ब्रिटिश कंपनी ने औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त किया जिसने कंपनी को व्यापार मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। बट द कंपनी कंटिन्यूसली केप्ट ऑन प्रेसिंग फॉर मोर एंड मोर कंसेशंस एंड मिस्यूड एक्साइटिंग प्रिविलेजेस। लेकिन कंपनी लगातार और अधिक रियासत और गलत मौजूद विशेषाधिकारों के लिए दबाव डालती रही। फॉर एग्जाम्पल, द फरमान हैड ग्रांटेड द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री टू द ऑफिशियल्स ट्रेड ऑफ द कंपनी। उदाहरण के लिए फरमान ने कंपनी के आधिकारिक व्यापार को व्यापार शुल्क मुक्त करने का अधिकार दिया। बट द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वांटेड दिस कंसेशंस फॉर देयर प्राइवेट ट्रेड आल्सो। लेकिन कंपनी के अधिकारी इस रियासत को अपने निजी व्यापार के लिए भी चाहते थे। दे रिफ्यूज टू पे ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन कंपनी के अधिकारी इस रियासत को अपनी निजी व्यापार के लिए चाहते थे। उन्होंने अपनी निजी व्यापार पर शुल्क देने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल के नवाब के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। द स्ट्रॉन्ग नवाब्स ऑफ बंगाल, नेमली मुर्शिद कुली खान एंड अलीवर्दी खान, exercised strict control over the British company and prevented not only the misuse of the trade privileges granted them, जिसने बंगाल के मजबूत नवाबों मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने ब्रिटिश कंपनी पर सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया और न केवल उन्हें दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को रोका, बट आल्सो suppressed their political ambitions during this period। बल्कि इस अवधि के दौरान उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी दबा दिया था। कन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल के नवाब के साथ संघर्ष। अलीवर्दी खान was succeeded by सिराज-उद-दौला in 1756। अलीवर्दी खान को 1756 में सिराज-उद-दौला द्वारा सफल किया गया था। He was mindful for the growing British ambitions and was determined to keep them in check। वह बढ़ती ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं के प्रति सचेत थे और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए दृढ़ थे। He did not want to meet the fate of Nawabs of Carnatic
वह कर्नाटक के नवाबों के भाग्य को पूरा नहीं करना चाहता था। Both the English and the French companies were trying to fortify their settlements in Bengal. अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां बंगाल में अपनी बस्तियों को मजबूत करने की कोशिश कर रही थीं। They began abusing the trade privileges granted to them from time to time. उन्होंने समय समय पर उन्हें दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों का उपयोग या दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। When Siraj ud Dौला asked to them pull down the illegal fortifications of Fort Williams, the English refused. जब सिराजुद्दौला ने उन्हें फोर्ट विलियम के अवैध किलेबंदी को हटाने के लिए कहा तो अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। It led to the capture of Calcutta, which was a small village at that time by the forces of नवाब। इससे कलकत्ता पर कब्जा कर लिया गया जो उस समय नवाब की सेनाओं द्वारा एक छोटा सा गांव था। The Battle of Plassey means प्लासी की लड़ाई। Robert Clive was sent from the Madras Presidency to recapture Calcutta. रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता वापस बुलाने के लिए भेजा गया था। He conspired with Mir Jafar, the commander-in-chief in सिराज-उद-दौला। उसने सिराज-उद-दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफर के साथ साजिश रची। The EEIC officials also managed to win over other important members of Siraj-ud-Daula's courts such as Jagat Seth, banker, and Omichand merchants, a rich merchant. EEIC के अधिकारी सिराजुद्दौला के दरबार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों जैसे जगत सेठ, बैंकर और ओमीचंद मर्चेंट एक अमीर व्यापारी जो कि जीतने में कामयाब रहे। With their support, the British forces defeated the force of Nawab Siraj-ud-Daula in the Battle of Plassey in 1757. उन्होंने जिनके समर्थन से ब्रिटिश सेना ने 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं को हराया। मोर टू नो, चलिए कुछ अधिक जानते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स ऑफ EEIC ऑफिशियल्स। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के वास्तविक नवाबों को EEIC अधिकारियों के व्यक्तिगत उपहार के रूप में जमीन और बड़ी रकम देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन दिस मैनर कंपनी ऑफिशियल्स अमेज्ड हग ह्यूज हेल्थ एंड बिगिन टू कॉपी द लेविश लाइफ स्टाइल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। इस तरीके से कंपनी के अधिकारियों ने भारी संपत्ति अर्जित की और भारतीय राजकुमारों की भव्य जीवन शैली की नकल करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड दे वर ऑफ्टन मॉकिंगली रिफर्ड टू एज नोवेब्स। इंग्लैंड में उन्हें अक्सर मजाक में नोवाक्स कहा जाता था। विद द विक्ट्री द EEIC बिकेम द रियल पावर इन बंगाल। इस जीत के साथ EEIC बंगाल में वास्तविक शक्ति बन गई। इन accordance with the what the EEIC officials had wished, Mir Jafar became the puppets Nawab of Bengal. EEIC के अधिकारियों ने जो कामना की थी उसके अनुसार मिर जफर बंगाल का कठपुतली नवाब बन गया। The company made heavy monetary demands of which the Nawab was unable to meet. कंपनी ने भारी मौद्रिक मांग की जिसे नवाब पूरा करने में असमर्थ था।
He also refused to grant more trade privileges to the company. उन्होंने कंपनी को अधिक व्यापार विशेषाधिकार देने से भी इनकार कर दिया। The company deposed Mir Jafar and placed his son-in-law Mir Kazim in his place. कंपनी ने मिर जफर को अपदस्थ कर दिया और उनके दामाद मिर कासिम को उनके स्थान पर रखा। द बैटल ऑफ बक्सर मीन्स बक्सर का युद्ध। एंगर्ड बाय दीज इवेंट्स द ब्रिटिश वेंट ऑन ऑफेंसिव। इन घटनाओं से क्रोधित होकर अंग्रेज आक्रामक हो गए। मीर कासिम वाज डिफीटेड इन ए सीरीज ऑफ बैटल्स। मीर कासिम लड़ाई की एक श्रृंखला में हार गया था। He fled to Awadh and formed an alliance with Siraj ud-Dawla, the Nawab of Awadh, and Shah Alam II द्वितीय, the Mughal emperor. इस अवध में भाग गया और सिराज उद दौला अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संगठन का गठबंधन किया। The armies of these three rulers meet the British forces in Buxar on 22 अक्टूबर 1764। इन तीनों शासकों की सेनाएं 22 अक्टूबर मीन्स 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में ब्रिटिश सेना से मिली। द इंडियन आर्मी वाज डिफीटेड। भारतीय सेना की हार हुई। The treaty was signed in Allahabad, by which the British were given the Diwani right to collect revenues of Bengal, बिहार and ओडिशा। इलाहाबाद में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके द्वारा बिहार और उड़ीसा के राजस्व एकत्र करने के लिए अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार दिया गया था। सिराजुद्दौला was forced to hand over the districts of Allahabad and Korat to the British। सिराजुद्दौला को इलाहाबाद और कोरा जिलों को अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। In addition, he had to pay 50 lakh rupees as war damages। इसके अलावा उन्हें युद्ध के नुकसान के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। मीर कासिम was deposed and Mir Jafar was reinstated as the Nawab of Bengal। मीर कासिम को हटा दिया गया और मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में बहाल कर दिया गया। द बैटल ऑफ बक्सर was a decisive battle in Indian history। बक्सर की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई थी। द वीकनेसेस ऑफ द इंडियन आर्मी वर एक्सपोज्ड। भारतीय सेना की कमजोरियों को उजागर किया गया। द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड द मुगल एम्परर बिकेम इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ऑन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गए। इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द रिच ईस्टर्न प्रोविंसेस गेव द ब्रिटिश enormous resources for their next round of expansion। अमीर पूर्वी प्रांतों पर प्रभावी वित्तीय नियंत्रण ने ब्रिटिशों को अपने विस्तार के अगले दौर के लिए भारी संसाधन दिए। ड्वेल गवर्नमेंट मीन्स दोहरी सरकार। इन बंगाल द कंपनी हैड फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू कलेक्शंस मिलिट्री एंड लॉ। बंगाल में कंपनी का राजस्व संग्रह सेना और कानून पर पूरा नियंत्रण था। Thus began the system of dual government। इस प्रकार दोहरी सरकार की प्रणाली शुरू हुई। The Nawab was reduced to an entity with responsibility but no power or no
resources. नवाब को जिम्मेदारी के साथ एक इकाई के लिए कम किया गया था, लेकिन कोई शक्ति या संसाधन नहीं था। The company meanwhile enjoyed all the power and resources with no responsibility. इसी बीच कंपनी ने बिना किसी जिम्मेदारी से सभी शक्ति और संसाधनों का आनंद लिया। बंगाल suffered due to this system and many people were forced to abandon their home and land. इस प्रणाली के कारण बंगाल को नुकसान उठाना पड़ा और कई लोग अपने घरों और ज़मीनों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। A severe famine struck Bengal in 1770, which worsens the situations. 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसने स्थिति को और खराब कर दिया। This system of dual government lasted till 1772, when Warren Hastings became the government of Bengal. दोहरी सरकार की यह व्यवस्था 1772 तक चली, जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के राज्यपाल बने। He abolished the dual administrations and brought Bengal under the direct control of the East India Company. उनसे दोहरे प्रशासन को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे नियंत्रण में बंगाल ले आया। कलकत्ता was made the capital of Bengal and later of British India. कलकत्ता को बंगाल की राजधानी और बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मीन्स ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। Why 1818 except for the provinces of Punjab and Sindh, the entire India was under the British. 1880 तक पंजाब के प्रांतों को छोड़कर और पूरे भारत के सिंध को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। A part of it they ruled directly and the rest through the princely states over which the company had supreme control. इसका एक हिस्सा उन्होंने सीधे और रियासतों के माध्यम से बाकी पर शासन किया, जिस पर कंपनी के पास सर्वोच्च नियंत्रण था। एंग्लो मैसूर वार मीन्स एंग्लो मैसूर युद्ध। द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मैसूर अंडर द रूल ऑफ हैदर अली अलार्म्ड द कंपनी। हैदर अली के शासन के तहत मैसूर का क्षेत्रीय विस्तार ने कंपनी को परेशान किया। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontations and Hyder Ali saw it as a threat to its political and economic interests. कंपनी ने सैन्य टकराव और हैदर अली को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए खतरे के रूप में निर्देशित किया। In all, 4 wars were fought to crush Mysore between 1767 to 1799। कुल मिलाकर 1767 से 1799 के बीच मैसूर को कुचलने के लिए 4 युद्धों से लड़ा गया। The first 2 Anglo-Mysore wars were fought between the Nawab of Mysore Hyder Ali and Warren Hastings, the Governor General of English East India Company। मैसूर हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग के एक नवाब के बीच पहले 2 एंग्लो मैसूर युद्ध और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल भी थे। हैदर अली वॉन द फर्स्ट मैसूर वार 1779-1769। हैदर अली ने पहला मैसूर युद्ध जीता। बट सून द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द फ्रेंच पोर्ट ऑफ मे विच वॉज मैसूर्स ओनली ओपनिंग फॉर यूरोपियन ट्रेड। लेकिन जल्द ही यदु लगाए गए और अंग्रेज़ों फ्रांसीसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जो मैसूर का एकमात्र उद्घाटन लौर यूरोपीय व्यापार था। दिस लीड टू द सेकेंड मैसूर वार 1779 से 1784।
इसने दूसरे मैसूर युद्ध 1779 से 1784 का नेतृत्व किया। इन दिस वार हैदर अली वॉज डिफीटेड। इस युद्ध में हैदर अली को पराजित किया गया था। आफ्टर दीज टू वॉर्स ब्रिटिश एंड माइसोर साइंड ए ट्रीटी बाय विच द टू साइड्स वर टू कम एंड हेल्प ईच अदर। इन दोनों के बाद युद्ध ब्रिटिश और मैसूर ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिनके द्वारा दोनों पक्ष आए थे और एक दूसरे की मदद करते थे। In case of an attack on Mysore, British did not come to their rescue. मैसूर पर हमले के मामले में अंग्रेजों ने उनके बचाव में नहीं आए। This angered हैदर अली। यह हैदर अली भी गुस्सा हुआ। After हैदर अली died, his son टीपू सुल्तान took over as the ruler of Mysore. हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर के शासक के रूप में पदभार संभाला। He controlled a large part of the spice trade. वह मसाला व्यापार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता था। टीपू सुल्तान did not want the British to trade in these regions. टीपू सुल्तान नहीं चाहते थे कि अंग्रेज इस क्षेत्र में व्यापार करें। He was bitterly opposed to the British and was much closer to the French, sometimes that British did not like. वह अंग्रेज़ों का डटकर विरोध करते थे और फ्रांसीसी के ज़्यादा करीब थे, ऐसा कुछ जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। There were two wars with the British which were fought by Tipu Sultan. One was against Governor General Cornwallis and the other was against Governor General Wellesley. अंग्रेज़ों के साथ दो युद्ध हुए जो टीपू सुल्तान द्वारा लड़े गए। एक गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के खिलाफ था और दूसरा गवर्नर जनरल वेलेस्ली के खिलाफ था। In the Third Mysore War 1789 to 1792, the British, the Nizams and the Marathas entered into an alliance and defeated Tipu Sultan. तीसरे मैसूर युद्ध 1789 से 1792 में ब्रिटिश निज़ाम और मराठों ने एक गठबंधन में प्रवेश किया और टीपू सुल्तान को हराया। They annexed large parts of Tipu Sultan's territories and divided them amongst themselves. उन्होंने टीपू सुल्तान के प्रदेशों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और उन्हें आपस में बांट लिया। Tipu had to pay hug fine and deliver two of his sons and hostages to the British camp. टीपू को भारी जुर्माना भरना पड़ा और अपने दो बेटों को बंधक बनाकर ब्रिटिश खेमे में पहुंचाना पड़ा। सब्सिडायरीज एलियंस मीन सहायक गठबंधन। शॉर्टली बिफोर द फोर्थ मैसूर वार द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडायरी एलियंस। चौथे मैसूर युद्ध से कुछ समय पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन की शुरुआत की। द एलियंस वाज एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया एंड टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस। गठबंधन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना और फ्रांस के प्रभाव के सभी निशानों को हटाना था। द रूलर्स हु एक्सेप्टेड द एलियंस हैड टू एक्सेप्ट दीज टर्म्स। गठबंधन को स्वीकार करने वाले शासकों को इन शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। नंबर 1, टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन कॉस्ट। ब्रिटिश सैनिकों को अपने खर्च पर बनाए रखना। नंबर 2, टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम देयर स्टेट। सभी गैर अंग्रेजी विदेशियों को उनके राज्य से निष्कासित करना। नंबर 3, टू एक्सेप्ट ए ब्रिटिश
रेसिडेंस इन देयर कोर्ट, एक ब्रिटिश निवासी को उनके दरबार में स्वीकार करना। नंबर 4, टू अलाउ द ब्रिटिश टू सुपरवाइज द रिलेशंस विद अदर इंडियन स्टेट्स, अंग्रेज़ों को अन्य भारतीय राज्यों के साथ संबंधों की निगरानी करने की अनुमति देना। नंबर 5, he could not enter into an alliance with another ruler without the permissions of the British, वह अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी अन्य शासक के साथ गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकता था। In return for the above conditions, the British promised to protect their state from invasions. उपरोक्त शर्तों के बदले में अंग्रेज़ों ने अपने राज्यों का आक्रमणों से बचाने का वादा किया। टीपू सुल्तान्स refusals to accept the subsidiaries alliance lead to the Fourth Mysore War 1798 to 1799, in which the Nizam joined the British against Tipu. टीपू सुल्तान के सहायक गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार करने से चौथा मैसूर युद्ध 1798 से 1799 तक हुआ, जिसमें निज़ाम टीपू के खिलाफ अंग्रेज़ों में शामिल हो गए। On 4th March 1799, Tipu died while defending his capital Srirangapatnam. 4 मार्च 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम का बचाव करते हुए टीपू की मृत्यु हो गई। After the death of Tipu Sultan, his territories were divided between the British and their allies the Nizam. टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके क्षेत्र अंग्रेज़ों और उनके सहयोगी निज़ाम के बीच बट गए। The British annexed large parts of Mysore and some parts were given to the Nizam. अंग्रेज़ों ने मैसूर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कुछ हिस्से निज़ाम को दे दिए गए। And remaining territories of Mysore, which were now completely surrounded by British territories, were restored to an heir of the royal family who renounced before हैदर अली। मैसूर के शेष क्षेत्र जो पूरी तरह से ब्रिटिश क्षेत्रों से घिरे हुए थे, शाही परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में बहाल कर दिया गया था, जो हैदर अली से पहले शासन करता था। The new ruler accepted the subsidiaries alliance gladly. Tipu's family was exiled to Vellore. नए शासक के सहायक गठबंधन को संघर्ष स्वीकार कर लिया। टीपू के परिवार को वेलोर में निर्वासित कर दिया गया था। एंग्लो मराठा वार्स मीन्स एंग्लो मराठा युद्ध। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द इंटरनल डिफरेंसेस अमंग द 5 मराठा chiefs, the Peshwas, the Gaekwads, the Holkars, the Vonsals and the Skinnerdiles, and interfered in their internal affairs, leading to 4 Anglo-Maratha wars 1775 to 18. अंग्रेज़ों ने 5 मराठा प्रमुखों पेशवा, गायकवाड़, होलकर, वोल्सले और विंदियों के बीच के आंतरिक मतभेदों का फ़ायदा उठाया और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे 4 एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1780 तक हुए। In the end of the 4th Anglo-Marathas War, the British defeated the Marathas and completely broke their powers. चौथे एंग्लो मराठा युद्ध के अंत में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराया और उनकी शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया। The title of Peshwa was abolished and Peshwa Bajirao's territories were annexed to the British Empire. पेशवा की उपाधि को समाप्त कर दिया गया
और पेशवा बाजीराव के प्रदेशों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। द अदर मराठास चीफ्स साइंड द सब्सिडरी एलियंस ट्रीटी। अन्य मराठा प्रमुखों ने सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए। सिख वार्स मीन सिख युद्ध 1845 to 1849 till Maharaja Ranjit Singh died in 1839. The Treaty of Amritsar kept the Sikh and the British confined to their respective sides of the Satluj. 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु तक आर्मरिस्टर की संधि ने सिखों और अंग्रेजों को सतलुज के अपने अपने पक्षों तक सीमित रखा। But when the British annexed Sindh in 1843 and Anglo-Sikh clash became inevitable, the First Sikh War 1845 and 1846 broke out when the Sikh army crossed the Satluj. लेकिन जब 1843 में अंग्रेजों ने सिंध पर कब्जा कर लिया तो एक एंग्लो सिख संघर्ष अपरिहार्य हो गया। पहला सिख युद्ध 1845 से 1846 तक छिड़ गया। तब सिख सेना सतलुज को पार कर गई। द ब्रिटिश डिफीटेड दैम एंड ऑक्यूपाइड लाहौर। अंग्रेजों ने उन्हें हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। Another treaty was signed with recognized Dalip Singh, Ranjit Singh sons as king and his mother Rani Jidhan as his regent who rulers in place of the monarch because एक संधि और संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसने रणजीत सिंह के बेटे राजा के रूप में दलीप सिंह और उनकी मां रानी जिंदन को उनके राज के रूप में मान्यता दी। बिकॉज द मोनार्च इज टू यंग, जैसे कि जो सम्राट के स्थान पर शासन करते हैं क्योंकि वही साम्राज्य बहुत छोटा होता है। However, रानी जिंदन interfered in the affairs of the state with the help of some nobles. हालांकि रानी जिंदन ने कुछ रईसों की मदद से राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया। The British did not like her growing power and they accused her of anti-British activities. अंग्रेजों को उसकी बढ़ती ताकत पसंद नहीं आई और उन्होंने उस पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया। They sent her into exile. उन्होंने उसे निर्वासन में भेज दिया। At this the entire Sikh state rose to protest under the leadership of मुलराज। इस पर मुल्तान के राज्यपाल मुलराज के नेतृत्व में पूरे सिख राज्य ने विरोध किया। द गवर्नर ऑफ मुल्तान, जो कि मुल्तान के गवर्नर थे, द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी declared wars on the Sikhs and the second war Sikh 1848-1849 broke out. गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और दूसरा सिख युद्ध 1848 से 1849 में छिड़ गया। The Sikhs were defeated and the British annexed Punjab in 1849. Dalip Singh was pensioned off to Britain. 1849 में सिखों की हार हुई और अंग्रेजों ने पंजाब को खत्म कर दिया। दलीप सिंह को ब्रिटेन छोड़ दिया गया। More to know. Dalip Singh gave away the Kohinoor diamond to the British and retired to live a life of luxury as a general man in Britain. दलीप सिंह ने अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा दे दिया और ब्रिटेन में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में विलासिता का जीवन जीने के लिए सेवानिवृत्त हुए। केस स्टडी एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौसी।
Dalhousie Lord Dalhousie took over a Governor General of the East India Company in India in 1848. डलहौजी के तहत विस्तार डलहौजी ने 1848 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला। द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड वास्टली ड्यू टू द पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार उनके द्वारा शुरू की गई नीतियों के कारण हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चूक का सिद्धांत Dalhousie's doctrines of lapse stated that when the ruler of a kingdom state died without a male heir, his territory would become under direct control of the company and an adopted son would not become the ruler of the princely state. Dalhousie Doctrines of Lapse में कहा गया है कि जब एक राज्य के शासक की मृत्यु एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना होती है तो उसका क्षेत्र कंपनी के सीधे नियंत्रण में हो जाएगा और एक अपनाया हुआ सूरज रियासत की शासक नहीं बन जाएगा। एवोल्यूशंस ऑफ पेंशन्स एंड टाइटल्स मीन्स वृत्ति और उपाधियों का उन्मूलन। Dalhousie abolished the pensions and titles of the heirs of childless Indian rulers and annexed their territories. Dalhousie ने निसंतान भारतीय शासकों के उत्तराधिकारियों की वृत्ति और उपाधियों को समाप्त कर दिया और उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। He annexed सतारा, झांसी, नागपुर, संभालपुर, कर्नाटक एंड तंजौर इन दिस मैनर। उसने सतारा को संलग्न किया, झांसी, नागपुर, संबलपुर, कर्नाटक और तंजौर में इस तरह से भी संलग्न कर दिया। When पेशवा बाजीराव II died, his adopted son Nand Sahab was denied the pension. जब पेशवा बाजीराव राज द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को वृत्ति से वंचित कर दिया गया। विदाउट ए नेचुरल हेयर्स हिज टेरिटरी वुड ऑटोमेटिकली वॉज ऑन द टू ब्रिटिश एम्पायर इंस्टेड ऑफ पासिंग ऑन टू एन एडॉप्टेड हेयर। एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना उसका क्षेत्र एक दत्तक उत्तराधिकारी को पारित करने के बजाय स्वचालित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में चला जाता है। द ब्रिटिश इवन इंडेटेड टू एब्लॉइज द टाइटल ऑफ द मुगल शाह सेकंड। अंग्रेजों ने इरादा मुगल शाह द्वितीय की उपाधि को समाप्त करने का भी सोचा था। एनेक्सिंग टेरिटरीज मीन्स क्षेत्र अनुक्रमण। Dalhousie used different pretexts to annex various territories. डलहौजी ने विभिन्न प्रदेशों को जोड़ने के लिए अलग अलग उपसर्गों का उपयोग किया। इन annexed अवध इन 1856 ऑन द प्रेटेस्ट ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने सरकार के खराब प्रशासन के बहाने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। इन annexed ए पार्ट ऑफ सिक्किम इन 1850। उन्होंने 1850 में सिक्किम के एक हिस्से को रद्द कर दिया। Dalhousie मेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद सरेंडर द प्रोविंस ऑफ वेरार ऑफ फॉर फेलिंग्स टू मीट सम फाइनेंशियल कंडीशंस। डलहौजी ने हैदराबाद के निज़ाम को कुछ वित्तीय परिस्थितियों को पूरा करने में विफल रहने के लिए बरार प्रांत को आत्मसमर्पण कर दिया। केस स्टडी ये दूसरी हम पढ़ने जा रहे हैं। मीर कासिम। इन 1758 रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। 1758 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने। थो मीर जफर हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, द ब्रिटिश वर अनहैप्पी with him because he failed to meet the company's heavy monetary demands.
हालांकि प्लासी की लड़ाई के दौरान मीर जफ़र ने अंग्रेज़ों की मदद की, लेकिन बट उनके नाखुश थे क्योंकि वह कंपनी की भारी मौद्रिक मांगों को पूरा करने में असफल रहे। द ब्रिटिश रिप्लेस्ड हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। अंग्रेज़ों ने उनकी जगह उनके दामाद मीर कासिम को लिया। इन रिटर्न मीर कासिम ग्रांटेड देम द जमींदारी ऑफ बुर्दवान और मिदनापुर एंड चित्तौंग। बदले में मीर कासिम ने उन्हें बर्दवान, मिदनापुर और चंडगांव की जिम्मेदारी या जमींदारी दी। Besides this, he also presented many gifts worth lakhs of rupees. इसके अलावा उन्होंने लाखों रुपए के कई उपहार भी भेंट किए। He shifted his capital to मंगर। उसने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित भी कर दिया। He also improved his finances and strengthened his army. उसने अपनी वित्त में सुधार किया और अपनी सेना को मजबूत किया। His efforts to check the misuse to trade privileges by the company servants on their private trade annoyed the British very much. कंपनी के नौकरों द्वारा उनके निजी व्यापार पर व्यापार विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की जांच करने के उनके प्रयासों ने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया। मीर कासिम also took the bold step of abolishing taxes on internal trade for all. मीर कासिम ने सभी के लिए आंतरिक व्यापार पर करों को समाप्त करने का साहसिक कदम भी उठाया। This equality between the Indians and the British did not go down well with the British officials of English East India Company. भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच ये समानता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों को अच्छी नहीं लगी। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।